Good morning, students. Welcome to this virtual class. In the previous class, we discussed about inertia and types of inertia. Types of inertia में हमने स्टडी किया था inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. By taking a suitable example, वहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था a person standing in a bus और कंडीशन लगाई थी bus is initially at rest and start moving suddenly. And in second case, we take the condition bus initially moving and stop suddenly. And in third case, bus takes a sharp turn. तो अब यहां पर आप बच्चों में से किसी को ये डाउट हो सकता है क्या ये जो इनर्शिया का टॉपिक है ये सिर्फ इन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड है? ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इनर्शिया से रिलेटेड हैं। ईदर दे आर रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इनर्शिया से रिलेटेड, और आपको ये समझना होगा ये एग्जांपल भी हैं, आप इसे एग्जांपल के रूप में भी ले सकते हो और ये आपके पास एज ए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया है, व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट। मींस आप इसको एक एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे लोगे वो भी आपको समझाता हूं। और ये आपका एक क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाई लग जाएगा, या तो लास्ट में वाई लग जाएगा या स्टार्टिंग में वाई लग जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा रिलेट करता है इनर्शिया को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसे एक स्टेप ऊपर पढ़ेंगे, एक स्टेप ऊपर पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए आपको ये सारा पार्ट बड़े ध्यान से देखना है, समझना है और नोट करना है। आप इस सभी पूरे पेज की, पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट लेके आप इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से। व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट। एग्जांपल प्लस क्वेश्चन बन जाएगा अगर इसमें लग जाए वाई। ठीक है, तो अब बात आती है आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से देखना है, आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखो कि कारपेट है और बिटन विद ए स्टिक, उसे हमने एक स्टिक से बिट किया है। तो जब हम एक कारपेट को बीट करते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि इनिशियली कारपेट रेस्ट पे था, जैसे ही हमने इसे बीट किया वो मोशन में आ गया। ठीक है, जैसे मेरे पास सपोज करो ये हैंकी है, हैंकी एक तरह का ये कारपेट सपोज करो आप। ठीक है, ये कारपेट, इस कारपेट की तरह, और जैसे ही मैं इसे इस स्टिक से ऐसे हिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास मोशन में आ जाएगा। सपोज करो इस समय ये रेस्ट पर है, दोबारा देखने की कोशिश करो, ये कारपेट की तरह है और ये इस समय रेस्ट पर है। जैसे ही मैं इसे बीट करूंगा एक पार्टिकल स्टिक से तो ये मोशन में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको सीधा सीधा क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर गया, या किससे जुड़ गया, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट से जुड़ गया, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये क्वेश्चन बन गया है। अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है वो समझो। व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, क्योंकि वहां पर आपसे वो ये पूछेगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ, वाई मींस आपको उसका रीजन देना है। तो रीजन आपके पास ये बनेगा, यहां पर इसको आप पहले क्वेश्चन का पार्ट भी उठाओगे और मैंने सीधा यहां पर स्टार्ट कर दिया बिकॉज से। तो आप पहला क्वेश्चन आपको समझा देता हूं प्रॉपर्ली कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप ऐसे लिखोगे, व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट because when we beat a carpet with a stick, the fibers of the carpet comes in motion, but dust particles tries to remain at rest due to inertia of rest, and hence dust particles removed from them या comes out from them, आप जैसे मर्जी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से दोबारा समझिए, क्योंकि उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आएगा वो आपको समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद बाकी सारा पार्ट का जो आपका बेस होता है वो बेस आपका तैयार हो जाएगा और आप उसको आसानी से समझ पाओगे। तो व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक व्हाट विल हैपन, डस्ट पार्टिकल कम्स आउट। व्हाई डस्ट पार्टिकल कम्स आउट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने तो एक्सप्लेनेशन देनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपसे वाई पूछेगा। तो तब आप वहां पर लिखोगे, तब आप वहां पर बताओगे, बिकॉज व्हेन वी बीट ए कारपेट विद ए स्टिक द फाइबर्स ऑफ द कारपेट कम्स इन मोशन but dust particles tries to remain in rest due to inertia of rest, and hence dust particles removed from them। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया, व्हेन वी विग्रेसली मींस जब बहुत ज्यादा स्पीड से, व्हेन वी विग्रेसली शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री, some leaves
क्वेश्चन लीव्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, फ्लावर्स फ्लावर के कोरस्पॉन्डिंग आ सकता है, एंड फ्रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग आ सकता है, और इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग भी आ सकता है। फॉल फ्रॉम द ट्रीज, वाई, यहाँ पे लग जाएगा वाई और बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपने अब इसको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आप लोगों ने बहुत बार किया होगा गार्डन में या किसी पार्क में, ठीक है, खेलते कूदते हुए बच्चे करते ही हैं। एक ब्रांच पकड़ी ट्री की, उसको जोर से हिला दिया, हिलाने से क्या होता है, पत्ते, लीव्स, फ्रूट्स, और अगर उसके ऊपर कोई फ्लावर है तो वो नीचे झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। तो क्यों गिर जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से समझो, समझने की कोशिश करो। पहले ट्री क्या था, रेस्ट पर था, हमने उसे शेक किया, मोशन में आया। इसका मतलब क्या बन जाएगा, सीधा सीधा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहां पर आप बोलोगे व्हेन वी विग्रेसली शेक द ब्रांच ऑफ ट्री सम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री बिकॉज ऑफ या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, जो कि आपको देनी भी चाहिए, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं जैसे ही वाई आएगा इसका मतलब वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या चला जाएगा, बिकॉज व्हेन वी विग्रेसली शेक द ब्रांच, जैसे ही हम एक ब्रांच को विग्रेसली शेक करते हैं, ब्रांच कम्स इन मोशन, ब्रांच कम्स इन मोशन, यानी कि जो ब्रांच होती है वो आपके पास मोशन में आ जाती है। लेकिन बट लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स tries to remain in rest due to inertia of rest and hence falls down, and hence fall down, और इसी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम आपके पास ऐसे ही सेकंड पार्ट है। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल आपके पास बुक्स में है, तो आप वहां पर देखिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे के सारे कंसेप्ट। थर्ड क्वेश्चन या थर्ड एग्जांपल, द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स इन ए कार शुड वेयर सीट बेल्ट्स, व्हाई। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी गाड़ी में, व्हीकल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में आपने कभी ना कभी ट्रैवल जरूर किया होगा। तो जो ड्राइवर होता है और जो ड्राइवर के साथ को पैसेंजर होता है, उसे जरूर ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट को पहनो। ठीक है, और आजकल तो गाड़ी के अंदर ये वार्निंग सिग्नल्स या वार्निंग मैसेज भी आता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है, हमें अब ये समझना है। ठीक है, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर इन ए कार शुड वियर सीट बेल्ट्स, व्हाई। तो इसका आंसर बनेगा, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाएगा या इनर्शिया ऑफ मोशन में जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास किस में जाना चाहिए पहले देखो, क्योंकि जो ड्राइवर एंड पैसेंजर है, ठीक है, वो सीट बेल्ट का रोल कब आता है, जब वो मोशन में होती है और मोशन से वो रुकती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इनिशियल जो कंडीशन है वो मोशन है, इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स इन ए कार शुड वेयर सीट बेल्ट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपने देना है तो एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी है, इफ द कार स्टॉप सडनली, और कार एकदम से रुक जाती है, सपोज करो आगे कोई व्हीकल आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई ना कोई इस तरह से होता रहता है ना इंसिडेंट में। तो अगर कार को एकदम से रुकना पड़ रहा है और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, इन द एब्सेंस ऑफ सीट बेल्ट इफ द कार स्टॉप सडनली द ड्राइवर एंड द पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड, जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड आएंगे। जैसे हमने स्टडी किया था, व्हेन ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस and the bus stops suddenly and the fast moving bus stops suddenly, वहां पर हमने केस क्या दिखा था, the passenger will fall forward। उसी तरह से यहां पर भी जो पैसेंजर आपके पास है वो fall forward कंडीशन लग जाएगी, और जैसे ही falls forward होगा, the driver and passenger are thrown forward violently due to inertia of motion and may hit the screen, स्टीयरिंग व्हील एंड द विंड स्क्रीन। तो वो क्या हो सकता है, जो पैसेंजर होता है, पैसेंजर हो सकता है वो अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ स्ट्राइक कर जाए, उसका सिर उसके ऊपर बहुत स्पीड से लगे। और जो को पैसेंजर हो सकता है वो हो सकता है जो ग्लास की शीट होती है, उसे विंड स्क्रीन बोलते हैं, उससे स्ट्राइक कर सकता है। और जैसे उससे स्ट्राइक करेगा, इट मे कॉज इंजरीज, उसे इंजरी भी हो सकती है। और इस तरह की इंजरी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द इंजरी, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर मस्ट वियर सीट बेल्ट। तो ड्राइवर को और पैसेंजर को सीट बेल्ट जरूर जरूर पहननी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी जो आपको अवेयरनेस नहीं होती है, इग्नोरेंस की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, और हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन होगा, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, हर रोज
आपके मदर या आपकी मेड जो होती है अपने कारपेट को साफ करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता उसके अंदर साइंस क्या इन्वॉल्व है। तो आज आपको पता लग गया कि कारपेट को साफ करने के लिए हम स्टिक का यूज कर सकते हैं, और उसमें साइंस का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यूज हो रहा है। उसी तरह से जब आप लोग किसी पार्क में ब्रांच को शेक करते हैं तो फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। कई बार हम इंटेंशनली भी करते हैं, मान लो कोई फ्लावर बहुत ऊपर लगा हुआ है और हम उसे तोड़ना चाहते हैं, प्लग करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली ब्रांच को पकड़ के हिला देते हैं। हमारे पास वहां पे दिमाग होता है इतना कि हम ये सब करें, लेकिन हमें इसके पीछे की साइंस नहीं पता। तो आज आपको इसकी साइंस पता लग गई है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और सीट बेल्ट का जो कंसेप्ट है, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग सीट बेल्ट को यूज नहीं करते हैं नॉर्मल वे में, उनको पता नहीं होता, तो अब आपको पता है, आप दूसरों को समझाएंगे, बताएंगे, तो वो आगे से दूसरों को भी समझाएंगे और खुद भी फॉलो करेंगे इन रूल्स को, ठीक है। तो सीट बेल्ट का जो रीजन है वो भी हमें पता लग गया है। तो ये 3 क्वेश्चंस भी हैं, 3 एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल का मतलब क्या है कि सपोज फॉर आपसे पूछ लिया डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गिव 2 एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, पैसेंजर द पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, वो हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल आपके पास ये हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात ये? और अगर आपसे पूछ ले इनर्शिया ऑफ मोशन के 2 एग्जांपल, तो यहां पर ये एक एग्जांपल ये हो गया, और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा गिव इनर्शिया ऑफ मोशन या डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन, वो आपको सीधा बोलेगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उस केस में जो आपने डेफिनेशन रट्टा मारी हुई है, जो आपने डेफिनेशन को याद किया हुआ है, और यू कैन से आपने रट्टा मारा हुआ है, उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, उसका जो यूज है उसका पर्पस रहेगा। और आज की डेट में जो साइंस है वो रट्टे की बजाय, क्रैम करने की बजाय, उसको समझ के उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे लेवल आपका हाई होता रहेगा, अब आप 8th क्लास से 9th में आ गए हैं, तो 9th क्लास में साइंस का जो यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। हम आगे और भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसके लिए अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको रब कर देते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो, यह जो हमारा एक कंसेप्ट है, एक छोटी सी बात है, वो इसी से रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि आपने क्रिकेट मैच में ऐसा बहुत बार देखा होगा कि एक फास्ट बॉलर बॉल को फेंकने से पहले, बॉल को थ्रो करने से पहले एक अच्छा खासा लंबा रनअप लेता है। तो वो रनअप क्यों लेता है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, एग्जाम्पल भी है, आपको बड़े ध्यान से इसको नोट करना है। तो लिखिए यहां पर, इन ए game of cricket, in a game of cricket, a fast bowler comes running from a long distance before throwing the ball, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ये समझना है कि जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड, जब एक पर्सन एक बस के अंदर होता है, ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, तो बिकॉज बस इज मूविंग, बस मूव कर रही है, बस मोशन में है, तो इस वजह से जो पैसेंजर होता है वो भी आपका मोशन में होता है, वो भी एक तरह से मूविंग कंडीशन में होता है। अब उसको पता कैसे लगाएंगे कि वो मूविंग कंडीशन में है? वो एकदम से सपोज करो बाहर जंप कर जाए, तो जब भी कोई पैसेंजर जंप करता है मूविंग बस से, तो आपने देखा होगा कि वो आगे की तरफ जाता है। तो वो आगे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है। मींस जब एक बस मोशन में है तो पैसेंजर भी मोशन में होते हैं। आपको ये बात समझनी है। अब उसी तरह से जब प्लेयर मोशन में होगा, जब आपका प्लेयर मोशन में होगा, तो उस समय बॉल भी आपकी मोशन में आ जाएगी, और वो जब बॉल को थ्रो करेगा वो ज्यादा स्पीड के साथ या ज्यादा पेस के साथ फेंकी जाएगी, थ्रो की जाएगी। तो इसका आंसर यहां पे आप लिख लीजिए, इन ए गेम ऑफ क्रिकेट ए फास्ट बॉलर कम्स रनिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर थ्रोइंग द बॉल
because in this way he gains a large inertia, he gains a larger, or we can say large inertia of motion which help him in bowling at a faster pace, यानी कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉलर रनिंग करता है तो वो अपना एक इनर्शिया गेन कर लेता है, लार्ज इनर्शिया गेन कर लेता है एज कंपेयर टू स्पिन बॉलर क्या करता है, वो सिर्फ 2-3 कदमों का ही रनअप लेता है, लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है वो ज्यादा रनअप लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि उससे वो ज्यादा इनर्शिया गेन कर लेता है और उस इनर्शिया को गेन करने की वजह से ही वो ज्यादा स्पीड के साथ बॉल को थ्रो कर पाता है। ठीक है, तो हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, और 2 एग्जांपल हो गए हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन के। ये हमारे पास क्या था? डी पार्ट है विच इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का जाएगा और कौन सा एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको बताया नहीं जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल अलग होता है, वो जल्दी पता लग जाता है, देखते ही पता लग जाता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में थोड़ा सा डाउट रहता है, और ये डाउट आप इस तरह से दूर करोगे। क्लियर हो रही है आपको बात? ये तो हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड। आपको नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेने चाहिए और लेने पड़ते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करोगे आपको वो कंप्लीट बोर्ड मिल जाएगा, वहां से आप उसे नोट कर सकते हो, और ये सारी ये सारी बातें बुक्स में भी अवेलेबल है, और वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है। एक कंसेप्ट तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं, यहां पर आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझना है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है। ध्यान से देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो आपका सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, सपोज करो यहां पर एक स्टोन है, सपोज करो ये आपका एक स्टोन है, एक थ्रेड से बंधा हुआ है, यहां पर स्ट्रिंग लगा सकते हैं हम, स्ट्रिंग और यू कैन से थ्रेड, और वो इस तरह से मूव कर रहा है। डायरेक्शन, मोशन की जो डायरेक्शन है वो सपोज करो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो डायरेक्शन होती है मोशन की, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करो। हमारे पास ये एक स्टोन है, हमने स्टोन को स्ट्रिंग से या एक थ्रेड से बांधा हुआ है, टाई अप किया हुआ है, और हमने उसे सर्कुलर मोशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर हम उसे मूव कर रहे हैं। और जो मोशन है वो हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। मींस पहले बॉल यहां पर थी, अब स्टोन यहां पर आ जाएगा, उसके बाद स्टोन यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपकी? तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, जैसे ए से बी और बी से सी। अब ये तो हो गई मोशन की बात। अब बारी आती है मोशन के डायरेक्शन की बात। तो यहां पर जो मोशन है इसकी एक डायरेक्शन भी है। वो डायरेक्शन आपको कैसे पता लगेगी? वो डायरेक्शन आपको पता लगेगी बाय ड्राइंग टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ये बात आपने ध्यान रखनी है, बाय ड्राइंग टेंजेंट टू दैट पॉइंट वी गेट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। अगर हमें सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। देखो जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट क्या आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन देनी पड़ेगी इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर ऊपर की बात करते हैं तो बनती है लेफ्ट टू राइट, और नीचे वाले की बात करते हैं तो राइट टू लेफ्ट। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? वो होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन क्या है? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो टेंजेंट जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, इस तरह से। क्लियर हुई बात आपको? अब अगर हम सी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ किया है, मोशन की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, तो
टेंजेंट की डायरेक्शन भी आप इस तरह से अपवर्ड बना दोगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक स्टोन आपने थ्रेड से बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और आप उसको रोटेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन के अंदर, अगर इन केस सपोज करो यहां पर आने के बाद बी पॉइंट पर जो ये स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाती है, स्ट्रिंग ब्रेक। अगर स्ट्रिंग आपके पास ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा आपका। ये स्टोन कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर आ जाएगा स्टोन और इससे आगे चला जाएगा। तो ये था आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। अब यहां पर जो मोशन है वो क्या है, एंटी क्लॉक होने की वजह से इस साइड है, राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट, और इसीलिए जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट ही होगा। मींस अगर ये स्टोन यहां ब्रेक ना करके, यहां ब्रेक ना करके, यहां पर ब्रेक होता, मान लो स्ट्रिंग यहां पर ब्रेक होती, तो ये स्टोन कहां जाता, ये स्टोन टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाता, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो समझना है, अगर यहां पर ब्रेक होता स्ट्रिंग आपका तो राइट में, और यहां पर ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट में। क्यों, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो आपको ये पॉइंट आपने यहां पर इसको बड़े ही अच्छे से समझना है, नोट करना है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अपने स्क्रीनशॉट से, और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको उसको लिखवा दूंगा। आपने अपनी साइकिल्स में या मोटरसाइकिल में एक मड गार्ड जरूर देखा होगा। तो मड गार्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ध्यान से देखो। तो मड गार्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो जैसे ही हमारे पास व्हील है, ये हमारे पास हमारी मोटरसाइकिल या हमारी साइकिल का व्हील है। ठीक है, अब इसका मोशन कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है आपको बात है। अगर ये साइकिल इस तरह से यहाँ पे मूव कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये साइकिल का व्हील है, व्हील ऑफ ए साइकिल। ठीक है, व्हील ऑफ ए साइकिल, और जो साइकिल मूव कर रही है राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, यानी यहां से यहां जा रही है। तो इस पहिए का, इस व्हील का मोशन क्या होगा, इस तरह से, और इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मोशन होगा। तो अब बारी आती है मड गार्ड। मड गार्ड क्या होता है, इसी के ऊपर, व्हील के ऊपर इस तरह से आपको एक सपोर्ट दिया जाता है। ये सपोर्ट ही आपके पास क्या होता है, ये सपोर्ट आपके पास होता है मड गार्ड। अब ये मड गार्ड आपको क्यों दिया जाता है, अब आपको ये समझना है क्यों। क्योंकि जैसे ही ये व्हील्स इस तरह से मूव करता है, और यहां पर सपोज करो मड है, मड हो सकता है, सैंड पार्टिकल हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इन सैंड पार्टिकल्स को किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेगा। मड और सैंड को क्या करेगा, थ्रो टूवर्ड्स राइट। वो क्या करेगा, सैंड और मड को राइट डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेगा इस तरह से। और यहां पर क्या होंगे, यहां पर आप हो सकते हैं, अगर साइकिल है तो आप होंगे, और अगर बाइक है तो आपका रेडिएटर हो सकता है, आपका इंजन हो सकता है। तो वो क्या करता है, रेडिएटर को खराब कर देता है। तो रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्या लगाया जाता है, मड गार्ड लगाया जाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मड से सेव करना। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात है। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर वाइज एक्सप्लेनेशन है। इसकी थ्योरी पार्ट में आपको भी लिखवा देता हूं कंप्लीट, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। सबसे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। साइंस में सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद आप उसको लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। क्लियर है। तो बाइसिकल पर, ये है बाइसिकल का व्हील, इसके ऊपर लगा हुआ है मड गार्ड। तो मड गार्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहां से अगर यहां पर, यानी कि एक तरह से रोड पर मड होगी, मिट्टी होगी, सैंड पार्टिकल्स होंगे, तो वो उसे थ्रो करेगा टुवर्ड्स राइट साइड में। और राइट साइड में साइकिल है, तो आपका इंजन नहीं होगा, वहां पर आप खुद हो सकते हैं। वो साइकिल का जो सैंड है, वो पार्टिकल्स हैं, वो आपको लगेंगे। ठीक है, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पर ये मड गार्ड लगाया जाता है। और ये मड गार्ड जितना नीचे हो उतना सेफ रहता है। कई बार क्या होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हाफ लगा देते हैं, सपोज करो यहां तक लगा दिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि इसके पीछे का जो साइंस होता है वो कुछ पर्सन को पता नहीं होता। कई बार हटवा भी देते हैं, कुछ लोग हटवा देते हैं यहाँ से मड गार्ड। तो होता क्या है, यहाँ से सारा का सारा सैंड, मिट्टी, पार्टिकल सारे आपके ऊपर ही लगने वाले हैं। ठीक है, जो शरारती बच्चे होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो उसका रियर व्हील होता है, पीछे वाला जो पहिया होता है, उसका मड गार्ड वहां से हटा देते हैं, ताकि फिर वो शरारत कर सके। तो इस तरह से,
तो ये था आपके पास सारा का सारा पिक्चर पार्ट। अब हम इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो लिखना है आपको, वो आपको मैं लिखवा देता हूं। The rotating wheel of a bicycle or motorcycle passing through a muddy stretch throw out mud tangentially on account of inertia of direction. The mud guard provided over the wheels stop the mud. As a result, clothes of the cycle rider are not spoiled. ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। आपसे कैसे आ सकता है आंसर कि व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ मड गार्ड टू सेव अस फ्रॉम मड व्हाइल राइडिंग साइकिल या मोटरसाइकिल। तो मड गार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? मड गार्ड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो जो साइकिल है उसका व्हील इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ मड को थ्रो करेगा, और उसे सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? हमें मड गार्ड लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने टोटल 5 to 6 एग्जांपल्स को स्टडी किया which are related to inertia of motion, inertia of direction, inertia of rest। तो इस तरह से आपने सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं उन्हें आपने प्रिपेयर करना है, रेडी रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि एक एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है और ये किससे रिलेट करता है। वहां पर आपको कोई हिंट नहीं होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेट करता है या इनर्शिया ऑफ मोशन से करता है। ये सब काम आपको खुद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल्स। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, तो क्या हमें कोई ऐसा फैक्टर पता है जो रिलेट करता है इनर्शिया को? तो यहाँ पर आपके पास एक हेडिंग बना सकते हो, बहुत छोटा क्वेश्चन पार्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग इनर्शिया। तो यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इनर्शिया को रिलेट करता है या अफेक्ट करता है, एंड दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, और रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास, और यू कैन से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, और लोअर द मास लोअर द इनर्शिया। सपोज करो आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक बॉल, और एक आप सपोज करो आपके पास है लेदर बॉल, और आपसे पूछ लेंगे बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो आप इसमें से ये देखोगे कि मास किसका ज्यादा है, और आपको पता है मास ऑफ लेदर बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ
plastic ball. So inertia of leather ball is greater than inertia of प्लास्टिक बॉल. क्लियर हो रही बात है. अब यहां पर आपको इसका इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो समझना है कि जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, इनर्शिया से क्या होता है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज रिलेटेड टू फोर्स. तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी. आपको ये समझना है. सपोज करो आपके पास एक प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है, इस तरह सपोज करो आपके पास एक प्लास्टिक की चेयर है और एक आपके पास वुडन चेयर है. सपोज करो आपके पास इस तरह से, ठीक है. तो वुडन चेयर ऑब्वियस बात है थोड़ी सी हैवी होती है. तो आपसे पूछ लेंगे किस चेयर को हिलाने में, किस चेयर की मोशन को या स्टेट को चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो आपको समझना पड़ेगा जो फोर्स है वो इनर्शिया से रिलेटेड है. फोर्स इज रिलेटेड टू इनर्शिया, फोर्स इज रिलेटेड टू इनर्शिया एंड इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास. इनर्शिया किससे रिलेट करती है, मास से. तो जिसका मास ज्यादा होगा इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसको हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ये एक छोटा सा टॉपिक और था इनर्शिया से रिलेटेड. अब यहां पर आपका इनर्शिया से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं. अब हम चलेंगे सीधा अपने मोमेंटम पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, उसके डेरिवेशन पे और उसके न्यूमेरिकल्स पे. ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को स्वस्थ रखें, सही रखें और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहें. ओके, थैंक यू.